तकरीबन इसलिए कि सिर्फ इस पार्लियामेंट में उस वक़्त मैंने इत्तेफाक राय पाया है जब IMF के कहने पर कुछ कवानीन ये मंजूर करते थे, तो पीपल पार्टी, PDM और PTI सब ने मिलकर साथ दिया। या इन लोगों ने उस वक़्त इत्तेफाक किया जब जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन का मसला था। इन तीनों सियासी जमातों ने मिलकर साथ दिया। लेकिन एज सच अगर आप इनके कवानीन साजी को देखें, तकरीबन 5.7 अरब रुपया कौमी असम्बली और सेनेट पर ख़र्च होते हैं, लेकिन उसका आउटपुट और ये 5.7 अरब रुपया ये अवाम देते हैं। तो इनके हर लम्हे पर आपका मेरा कौम का पैसा खर्च होता है, लेकिन डिलीवर कुछ नहीं कर रहा है सिवा आपस में लड़ाइयों का, झगड़ों का। इसलिए मैं समझता हूँ कि असरनो इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने तो मुझे याद करवा दिया। कुछ दिन पहले शायद कान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे और ऑन एयर बात वो कहकर गए हैं मिस्टर राजुल हक साहब, जो सुन के बड़ी मुझे हैरत भी हुई। मैंने उनसे बार बार पूछा, जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो प्लेटफॉर्म है, तो मैंने पूछा कि उसमें आप क्या बेसिकली बात क्या करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो ये तो आप पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में हम नहीं कर सकते हैं। यानी पार्लियामेंट में जब आप मसाइल का हल तलाश नहीं कर सकते हैं और आप अलग से एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कुछ सियासतदान, तो पार्लियामेंट में फिर जाते क्यों हैं? पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, बड़ा इदारा है, वहां पे आप अवाम के लिए जाते हैं। तमाम जो सियासतदान है वहां पे जाके सियासतदान अवाम के लिए बात ना कर सकें, अपनी अपनी अनाएं, कभी वॉकआउट कर दिया, कभी शोर मचा दिया, कभी मछली मंडी बन जाता है पार्लियामेंट। ये क्या एक मैसेज दे रहे हैं प्रैक्टिकली? मतलब खुदा ना खास्ता लोगों का तो पार्लियामेंट से एतमाद उठ जाएगा, अवाम का जो इनको वोट देते हैं एतमाद कर वहां तक पहुंचाते हैं कि हमारे मसले हल करो, जो कि कभी भी नहीं होते। मेरे पास एक सेनेटर 3 साल बैठा था। मैंने आखिर में उनसे पूछा कि सरदार साहब मोहतरम, आपने तो 3 साल में कोई बात नहीं की, तो आप सेनेटर क्यों बन गए? उन्होंने कहा इसकी वजह से मुझे एयरपोर्ट में प्रोटोकॉल बेहतर मिलता है। और ये जो पार्टियां हैं, जिसने शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस तरह फरमाया है कि हम बात नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पार्टियां पार्टी लीडर के लफ्ज़ को, उनकी ख्वाहिश को निज़ाम कानून समझते हैं। ये आज़ाद नहीं होते हैं। ये खुद पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, प्रॉपर्टीज़ है, बाप से बेटे और बेटे से नवासे को मुंतकिल हो जाते हैं। जी तो बहन मसला यही है कि अगर पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी अदा कर ले, जी कंप्लीट कीजिएगा। जी तो जी जी, अगर पार्लियामेंट अगर अपना ये काम करे तो पाकिस्तान तो फिर तरक्की करेगा जी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमें फिर कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, करप्शन खत्म होगा, निज़ाम बनेगा, मेरिट की बालादस्ती होगी, इनकी आपस की लड़ाइयाँ खत्म हो जाए ना सियासतदानों। लेकिन पार्लियामेंटेरियन तो खुद कतार में खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं, सुर्ख बत्ती का एहतराम नहीं करता है। क्या बात कर दी। सबको इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करना होगा। ये तो रोल मॉडल्स हैं, ये तो रोल मॉडल्स हैं, ये तो एग्जांपल है लोगों के लिए। और मैं अक्सर कहती हूँ अपने प्रोग्राम में, खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। खुद का मतलब है हर कोई इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करे, फिर यकीनन बदलेगा पाकिस्तान और हम बेहतरी की जानिब जाएंगे। अच्छा सिराज साहब, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, फिर आप हालात को कहाँ जाता देख रहे हैं? खुदा ना खास्ता इंतशार भी हो सकता है, आगे मामला बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। देखिए, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, इलेक्शन की बात है और इस पर ज़रूर बातचीत हो और वो इंशाल्लाह कामयाब होगी। अगर ये लोग कामयाब नहीं होते हैं तो ये तो नहीं होते हैं ना, इलेक्शन किसी एक पार्टी का तो नहीं है, ना PDM का है ना PTI का है। इलेक्शन में हम भी हिस्सा ले रहे हैं। मैंने दोनों को कहा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि हम इसका एक स्टेक होल्डर है। ऐसा नहीं है कि आप एक तारीख देते हैं और वो दूसरा तारीख देते हैं और दरमियान में हम भी मौजूद है। तो 23 करोड़ अवाम का फैसला किस तरह कोई एक लीडर, एक पार्टी या एक लीडर और दूसरा पार्टी करता है? इसलिए मुज़ाकरात भी होंगे, इंशाअल्लाह इत्तिफाक राय भी होगी। अगर ये नहीं हो सका तो फिर आपने माजी में भी देखा होगा कि जब लोग आपस में बैठकर किसी चीज़ पर इत्तिफाक नहीं करते हैं, फिर कोई तीसरा आता है, लेकिन फिर उनके इख्तियारात नहीं होते। मैंने इसलिए आसानी के साथ उनको कन्वे किया कि फिर बल्दियाती इलेक्शन होंगे, इसलिए कि जब भी मार्शल लॉ हो तो उसके नतीजे में इलेक्शन नहीं होता है, बल्दियाती इलेक्शन होता है। तो फिर आप बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी करें। ठीक है जी, सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस
पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद थे और मुज़ाकरात के हवाले से वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल यही था कि हर हाल में सियासी जमातें किसी न किसी नुक्ते पर इत्तेफाक ज़रूर कर लेंगी। लेकिन फिर भी सवाल एक ये पैदा होता है कि क्या तमाम जो सियासी जमातें हैं और इस मुज़ाकरात की कोशिश को लेकर संजीदा हैं भी या नहीं तमाम, क्योंकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी तहादी जमातों से सख्त नाराज़, एक होते नाराज़ होना, ये सख्त वाले नाराज़ हैं और पीटीआई से मुज़ाकरात के हामी भी नहीं हैं। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब मशरूत मुज़ाकरात करना चाहते हैं और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के इमरान खान मुज़ाकरात के बदले में अपने ऊपर तमाम केसेस ख़त्म करवाने की बात कर रहे हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो ख्वाजा आसिफ भी बता सकते हैं। अब इसके बिल्कुल बरक्स इमरान खान साहब अपने खिताबात में बारहा हुकूमत को आम इंतखाबात पर बात करने की ऑफ़र कर चुके हैं और सियासी माहिरीन ये कहते हैं कि दोनों जानिब से जो मामलात हैं अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं और ये मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम होती नज़र आ रही है। बहरहाल अब क्या सूरत हाल होगी, क्या तमाम जो सियासी जमातें हैं किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक, क्या पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे और अगर इंतखाबात नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली होती है तो फिर क्या होगा, फिर नतीजा क्या निकलेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैजुल हसन चौहान साहब और माहिर कानून और तजियाकार हैदर वई साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब आपका दौर था, दौर हुकूमत था चौहान साहब, तो इमरान खान साहब कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए चोरों से बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर हमने इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए पहल करते भी देखा। अब हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की आड़ में अपने ऊपर केसेस खत्म करवाना चाहते हैं, तो कितनी सदाकत इस बात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज मौलवी फजलुर रहमान ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमरीश पुरी बनते हुए जो धमकियां लगाई सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल कैटेगोरिकली मुखातिब करते हुए कहा कि कभी हमें जनाब बंदूक के साए में मुज़ाकरात का कहा जाता था। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सब्ज मैदान में चांदनी पिंडी में ओले पड़ गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच रोक दिया गया है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिंडी में ओले पड़ने से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैच को रोक दिया गया है। जाहिद फारूक मलिक से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 5 T20 मैचों के सीरीज का चौथा मैच था, वो जारी था। 18.5 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 164 रन बनाए थे आरएस रऊफ ने जब आउट किया रविंद्रा को। तो आती बारिश शुरू हुई, बारिश इतनी तेज बारिश हुई है कि औले भी साथ पड़े हैं, जिसके बायस मैच जो है वो रोक दिया गया। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने मैच जीतकर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि पता था कि शायद जो बारिश है एक्सपेक्टेड थी। मौसमियात ने बताया हुआ था कि लेटर ऑन द इवनिंग जो है वो बारिश होगी। तो आज बारिश बरसी है, तेज बरसी है। कल भी बारिश थी, आज मॉर्निंग में भी बारिश थी और आज अभी जब बारिश शुरू हुई है तो मैच रोक दिया गया। 18.5 ओवर में अच्छी बॉलिंग करवाई आज अमाद वसीम ने 3 विकेट हासिल की, जबकि शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने एक विकेट हासिल की। टैम जैसन ने 54 रन बनाए जाकर 71 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाज न्यूजीलैंड के रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। मुज़ाकरात ही रुके हुए, मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे हैं, उसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, मुज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं बैठा जा रहा है। अच्छा, अभी ब्रेक से पहले सिराजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जी मैं बड़ा पुरएतमाद हूँ, सब लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, फिर कौन नहीं चाहता है कि मुज़ाकरात हो? देखिए, असल में वो वेरिएंस बहुत ज़्यादा है प्रायोरिटीज़ और पर्पस के हवाले से। फजलुर रहमान साहब को अगर बिलफर्ज आप लें तो वो नहीं चाहते इलेक्शन, कुछ भी हो जाए नहीं चाहते। तो अगर आपका स्टांस ये हो कि आप कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं चाहते और किसी और का हो कि कुछ भी हो जाए मैं इलेक्शन चाहता हूँ, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि कोई दरमियाना रास्ता निकले, जब तक कि किसी को ये ना पता चल जाए कि जो वो स्टांस लेके चल रहे हैं उसकी एक बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो है वो हम उस हद तक अदालत आगे नहीं गई है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको सामना करना पड़ेगा अगर कंप्लायंस नहीं होती है। वो ज़ाहिर सदर भी हैं अपनी पार्टी के
उनकी अपनी सियासत भी है, वो भी जरा मोहतात रहेंगे, डिस्क्वालीफाई साल के लिए होना चाहेंगे नहीं मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से इस वक्त अदालत जो है वो आगे वैसे बढ़ हो रही है। सकते हैं डिस्क्वालीफाई, क्या लगता है आपको? आप सीनियर माहिर कानून है, आपको लगता है कि हो सकते हैं? नाअहली की तलवार लटक रही है। नहीं, ऑब्वियसली अगर कंप्लायंस नहीं हुई तो फिर होना ही है। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई दो राय है इसमें कि अगर कंप्लायंस नहीं हुई तो वो डिस्क्वालीफाई ही होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से बचेंगे, कंप्लायंस को आधी पौनी होगी या वो रिजाइन कर जाएंगे या वो मुझे नहीं पता किस तरह से होगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि आप कंटेंट और बाकी जो सारी बातें कर रही हैं, और चौहान साहब भी कह रहे थे जहाँ तक फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, तो बेंच की ये प्रायोरिटी तो है ही नहीं। बेंच ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ ऑर्डर को कंप्लाई करने के हवाले से इंटरेस्टेड हैं और वो किसी सूरत भी कंटेम्प्ट या सजाएं देने के हवाले से इंटरेस्टेड नहीं है। अब जो इंसान इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में आएगा, जिसने कोई साइन करना है जिससे पैसे रिलीज हो, जिसने कुछ साइन करना है जिससे सिक्योरिटी फराम हो, वो इंसान जो है वो हो सकता है ब्यूरोक्रेट ही हो, जिसके ऑब्वियसली प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, सब करियर बचाना है, वो लॉयल उस तरह से नहीं होता किसी सियासी हुकूमत के लिए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे तो प्रेशर इंक्रीमेंटली बढ़ेगा, एकदम से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नहीं आएगा। मेरे ख्याल से सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी हैं या स्टेट बैंक के गवर्नर या जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, पहले उन तक बात जाएगी और मेरे ख्याल से उनसे पहले लिए चौहान साहब, हैदर भाई साहब को मैं सुन नहीं पा रही, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उनकी आवाज़ शायद ऑन एयर नहीं जा रही है। ठीक है, चौहान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप हैदर भाई साहब को भी सुन रहे थे। तो चौहान साहब, कहा जाता है कि जी सियासत में तो तमाम मसाइल हैं, उनका हल मुज़ाकरात और राब्तों से होता है। अब इस दौर का बाकायदा आगाज़ भी होने जा रहा है, मज़ामत भी हो गई, मुफाहमत की बारी है, तो पीटीआई मुज़ाकरा के टेबल पर क्या मुतालिबात रखेगी? देखें, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मौलवी फजल रहमान इस वक्त चाबी वाला खिलौना है, और चाबी जो है वो नवाज शरीफ के हाथ में है और बेगम सफ्दर के हाथ में है। वो उन्हें अपनी मर्जी से चला रहे हैं और उस चाबी वाले खिलौने को पूरी की पूरी गेम जो है वो ख़राब करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको आज से कोई 15-20 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि एनिमल साइंस के मुताबिक जो है वो शेर ज़्यादा से ज़्यादा 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन अगर वो इलेक्शन के खौफ से भागे तो वो 120 किलोमीटर फी घंटा से रफ्तार से भागता है। तो आज साबित हो गया, जो इलेक्शन का इन्होंने बाइकआउट का ऐलान भी किया शेर ने, और फिर जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट से भागे, अब ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मौलवी फजल रहमान को। उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से सारा पानी बह गया है, इनके पल्ले कुछ नहीं आना, इनके पल्ले इनकी जमानतें जब्त होनी है। 2008 के इलेक्शन में जो काफ लीग के साथ हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात इस वक्त पंजाब के अंदर नून लीग के हैं। अब नवाज शरीफ मौलवी फजल रहमान को बाहर बैठा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और बेगम सफदर और नवाज शरीफ, मैं पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर ये बात डिस्क्लोज कर चुका हूँ, इंटेंशनली शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाने के लिए वो